everyone, welcome to MedMade Easy and today we'll study about hepatitis. Hepatitis बेसिकली क्या है? ये लिवर का इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है ड्यू टू एनी बैक्टीरिया, वायरस, हिपैटोटॉक्सिन्स और एनी पैरासाइट जो कि फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं. सो बेसिकली ये क्या है? हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर. कोई भी कॉज हो सकता है, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर जो हिपैटोटॉक्सिन है कोई, या फिर जो पैरासाइट्स हैं. बेसिकली ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे जो हमारे कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड, ठीक है, इन सब की वजह से जो हमारे लिवर में इन्फ्लेमेशन आती है, इन्फेक्शन आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वो है हमारा हेपेटाइटिस. अगर हम इसकी स्टेजेस देखें तो बेसिकली अगर हेपेटाइटिस की स्टेज देखें तो वो होती है 3. जैसे कि सबसे पहली है हमारी प्री एक्टेरिक स्टेज. जो प्री एक्टेरिक स्टेज है, एक्टेरिक का मतलब क्या होता है? इट मीन्स जॉन्डिस. जॉन्डिस क्या होता है? ये हमारा जो बॉडी है, स्क्लेरा है, उस सब में एक येलोइश डिस्कलरेशन आ जाता है. और ये जो येलो डिस्कलरेशन है, ये किस वजह से आता है? इंक्रीज्ड बिलिरुबिन. देखो, बिलिरुबिन क्या है? ये एक पिगमेंट है और ये कैसे बनती है? जब आरबीसीज, ओल्ड आरबीसीज जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो हमारे लिवर में क्या प्रोड्यूस होता है? बिलिरुबिन. अब ये लिवर क्या करता है? इस बिलिरुबिन को ये फिल्टर करता है ताकि हमारी बॉडी में इसका जो येलोइश डिस्कलरेशन है वो ना दिखे. तो नॉर्मली जैसे आप हैं, हम हैं, इनमें ये येलोइश डिस्कलरेशन नहीं दिखता है. लेकिन जिन पेशेंट्स में हेपेटाइटिस है, लिवर की डिजीज़ है, उसमें लिवर के फंक्शंस थोड़े से डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, जिस वजह से बिलिरुबिन इंक्रीज़ हो जाता है. इंक्रीज़ होता है तो वो क्या करेगा? अपना येलो पिगमेंट हमारी बॉडी पे दिखाना शुरू करेगा. तो स्क्लेरा पे येलोइश डिस्कलरेशन आता है, फेस थोड़ा पेल दिखता है. ये सब चीज़ें क्या है? ये है जॉन्डिस. अब पहला हम देखें प्री एक्टेरिक स्टेज. इसमें क्या होता है? मतलब जॉन्डिस से पहले वाली स्टेज. अभी पेशेंट को जॉन्डिस नहीं हुआ है तो इसमें क्या होता है? पेशेंट को हेडेक है, जैसे पेशेंट कंप्लेन करता है हेडेक है, नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है. एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट. पेशेंट डू नॉट वांट टू ईट, डू नॉट फील हंगर. ये क्या है? हमारा एनोरेक्सिया. या फिर पेशेंट को डायरिया हो रहा है. ये सारे सिम्टम्स हमारे किस में आते हैं? प्री एक्टेरिक स्टेज में आते हैं. इसमें क्या है? हमारे जो लिवर एंजाइम्स हैं, हमने बहुत डिटेल में कवर किया है लिवर एंजाइम्स को एक लेक्चर में. तो लिवर एंजाइम्स धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होते हैं. जो बिलिरुबिन है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है. नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है एक्टेरिक स्टेज. एक्टेरिक स्टेज में क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकेंड स्टेज. एक्टेरिक स्टेज में क्या होता है? मतलब जॉन्डिस. इसमें पेशेंट येलो अपीयर होना स्टार्ट होता है. येलो अपीयर होगा पेशेंट, स्क्लेरा उसका येलो अपीयर होगा, उसकी बॉडी, लिम्स जितनी भी है, ऐसा लगेगा जैसे पेशेंट में एक येलो पिगमेंट बीनीथ द स्किन डेवलप हो रही है. ये किस वजह से है? बिलिरुबिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लिवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. अब इसमें क्या होता है? जो प्री एक्टेरिक वाले साइन एंड सिम्टम्स थे, अब ये थोड़ा कम होते हैं. अब इसमें नए साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे जो स्टूल है वो क्ले लाइक स्टूल्स होते हैं, कंसिस्टेंसी थोड़ी क्लेइश होती है. अगर हम यूरिन की बात करें, यूरिन होता है डार्क येलो. इन पेशेंट्स में डार्क येलो यूरिन होगा और बहुत ज़्यादा एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होंगे. हमारे लिवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होंगे. बिलिरुबिन जो पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, तो हमारी थर्ड स्टेज क्या है? पोस्ट एक्टेरिक स्टेज. पोस्ट एक्टेरिक स्टेज नाम से ही पता चल रहा है कि जॉन्डिस के बाद वाली स्टेज. इसको रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं. दिस इज पोस्ट एक्टेरिक स्टेज, ऑल्सो नोन एज रिकवरी स्टेज. इसमें पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट करता है. उसमें एनर्जी गेन होती है, पेशेंट की धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती है. जो स्टूल्स और यूरिन की, स्टूल का जो कंसिस्टेंसी थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होती है, यूरिन का कलर नॉर्मल होता है, बॉडी में जो येलोइश डिस्कलरेशन हो गया था धीरे धीरे वो नॉर्मल होना स्टार्ट होता है. बेसिकली पेशेंट यहाँ पे रिकवर करना स्टार्ट करता है.
अब ओल्ड हेपेटाइटिस से बचने के लिए ज़्यादा क्या रिकमेंड किया जाता है, अपने आसपास सफाई मेंटेन करके रखें, हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली करें, किसी भी चीज़ को टच करें तो डू नॉट पुट इट इन योर माउथ, जो भी आपका हाथ है या जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट है आसपास के, जैसे बच्चे ज़्यादातर करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आसपास के पैरासाइट्स है, पैथोजन है, वो हमें अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस भी हो सकता है। आगे हम देखेंगे हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। बेसिकली 5 टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, अभी हम उसको कवर करेंगे। उन सब के यूनिक फीचर्स देखेंगे, कैसे उनका इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है हेपेटाइटिस ए, देन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। अगर हम इनका कॉजेटिव एजेंट देखें तो जैसा इनका नाम है वैसा ही कॉजेटिव एजेंट है। हेपेटाइटिस ए को कौन कॉज करता है, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली इसमें है आरएनए, ये एक यूनिक फीचर है इसमें, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। अगर हम बात करें बाकी की तो ये सब भी क्या होते हैं, आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए की तो इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। अगर हम बी की बात करें तो इसको सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। और हेपेटाइटिस सी जो है वो ज़्यादातर किस वजह से होता है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनको बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये स्प्रेड करता है, तो इसीलिए इसको हम पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि कॉजेटिव एजेंट हमने देख लिया, जेनेटिक मटेरियल देख लिया, इन तीनों के स्पेशल नाम हैं वो हमने देख लिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इनका इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो हेपेटाइटिस ए का है 2 to 6 वीक्स, हेपेटाइटिस बी का है 6 to 24 वीक्स, हेपेटाइटिस सी की अगर हम बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 5 to 10 वीक्स, हेपेटाइटिस डी है 7 to 8 वीक्स एंड हेपेटाइटिस ई है 2 to 9 वीक्स। ये इन सब का इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है उसके बाद फर्स्ट साइन एंड सिम्टम कब आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज वायरस ने अटैक किया तो साइन एंड सिम्टम आज ही आए, कभी कभी कुछ हफ्तों बाद, महीनों बाद, कभी किसी केसेस में जैसे HIV के केस में सालों बाद भी आते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा वेरी करता है। इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली क्या हुआ, जब वायरस पेशेंट की बॉडी में एंटर हुआ तब से लेके जब उसको पहला साइन एंड सिम्टम आया उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इनमें इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 वीक्स, 6 to 24 वीक्स, 5 to 10 वीक्स, 7 to 8 वीक्स एंड 2 to 9 वीक्स का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है, तो इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसमें बेसिकली कॉन्टैमिनेटेड, मान लो कॉन्टैमिनेटेड वाटर है, फूड है, वेजिटेबल है, इन सब से ये स्प्रेड करता है। अगर कंडीशंस अनहाइजीनिक है तो ये स्प्रेड करता है। अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की तो ये सीरम, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट का इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, सलाइवा, ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, सीमेन हो गया, इन सब से ये स्प्रेड करता है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए की तो इसमें एक पॉइंट और है, इसमें हमने देखा कॉन्टैमिनेटेड फूड वेजिटेबल से तो ये करता है, या पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट करता है, पर्सन टू पर्सन इट ट्रांसमिट्स। अनहाइजीनिक कंडीशन है जहाँ पे, वहाँ पे अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ है तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की, तो जो भी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स हैं जैसे कि ब्लड, सलाइवा, सीमेन या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट, इन सब से क्या है ये स्प्रेड करता है। इसमें भी
सेम है। हमारा हेपेटाइटिस सी में भी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, सीमेन, सलाइवा या सेक्सुअल कांटेक्ट, इन सब से ये स्प्रेड करता है। प्लस इसमें एक चीज़ है कि जो पेशेंट्स बहुत जल्दी जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उससे भी फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी क्या है, हाई रिस्क पे हैं। ऐसे लोग भी हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस डी की, तो इसमें भी सेम है कि ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है। अगर हम हेपेटाइटिस डी की बात करें तो इसका एक स्पेसिफिक फीचर क्या है, हेपेटाइटिस डी जो है वो कभी भी अकेला नहीं होता है, वो हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ ही होगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस डी है उसको हमारे हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन चाहिए। दिस इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस डी को हमेशा सरफेस एंटीजन चाहिए हेपेटाइटिस बी का, ताकि वो अपनी एक एक्सटर्नल कोट बना सके, मल्टीप्लाई कर सके, रेप्लिकेट कर सके और इन्फेक्शन स्प्रेड कर सके बाकी लिवर के सेल्स में। अगर हेपेटाइटिस डी अकेला है तो ये अपना एक्सटर्नल कोट नहीं बना पाएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन इसको मिल जाता है, तब हेपेटाइटिस डी जो है वो अपने सिम्टम्स दिखा सकता है, तब वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ई की, तो इसमें भी सेम है, कॉन्टैमिनेटेड वाटर हुआ, फूड हुआ, या फिर प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल नहीं है, सीवेज डिस्पोजल इज़ इनएडिक्वेट, तो उन केसेस में भी हेपेटाइटिस ई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेसिकली ए और ई एक जैसे हैं, डिपेंड करता है हाइजीनिक कंडीशंस पे। बाकी बी, सी एंड डी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। अब अगर हम देखें कौन से लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं हेपेटाइटिस होने के, हेपेटाइटिस ए में ज़्यादातर बच्चे जो 5 साल से कम हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है स्प्रेड होने का। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो इसमें जो आईवी ड्रग एब्यूज़र्स हैं, इसमें जैसे चिल्ड्रन लेस देन और इक्वल टू 5 इयर्स, इसमें बात करें तो आईवी ड्रग एब्यूज़र्स या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो सब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे होते हैं हेपेटाइटिस बी कॉज होने के। नीडल स्टिक इंजरी हो गया, या फिर अगर कॉन्टैमिनेटेड फ्लूइड से उनका एक्सपोजर हो गया। तो अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात करें, तो इसमें जो पेशेंट्स जिनको फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, प्लस आईवी ड्रग एब्यूज़र्स इसमें भी आएंगे। हेपेटाइटिस डी में भी आईवी ड्रग एब्यूज़र्स इसमें भी आते हैं। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ई की, तो इसमें बेसिकली जो ट्रैवलर्स हैं, जो अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे नहीं पता खाना पानी बदलता रहता है जैसी जगह जगह जाते हैं, तो उस वजह से भी उनको हेपेटाइटिस ई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम हेपेटाइटिस ई की एक स्पेशल बात करें, तो ये अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स में 3rd ट्राइमेस्टर में हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन में अगर ये 3rd ट्राइमेस्टर में हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन कॉज करता है। इतना ज़्यादा सिवियर कि ऑलमोस्ट 28 to 30% मैटरनल फर्टिलिटी रेट है इसमें। जो मदर है उसके एक्सपायर होने के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 28 to 30% है। ये इतना ज़्यादा फेटल हो जाता है बिकॉज ये डायरेक्ट लिवर को डैमेज करता है और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करता है, और कभी कभी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है या फिर स्टिल बर्थ, और ये वर्टिकल भी ट्रांसमिट कर सकता है अगर 3rd ट्राइमेस्टर में ये हो जाता है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, मदर से फीटस में इन्फेक्शन का आना। मदर से फीटस में अगर हेपेटाइटिस ई वायरस चला गया है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस में बेसिकली कुछ नहीं है। हेपेटाइटिस ए वाले में हेपेटाइटिस ए वायरस या हेपेटाइटिस ए वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डिटेक्ट हो गई अगर ब्लड टेस्ट में, तो पता चल जाएगा कि हाँ हेपेटाइटिस है, पेशेंट को हेपेटाइटिस ए है। अगर हेपेटाइटिस ए वायरस दिख गया या फिर हेपेटाइटिस ए एंटी हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी अगर मिल गई है, तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या है, हेपेटाइटिस ए हुआ है। इसको हम फटाफट से लिख लेंगे।
वैसे ही हमारे बी और सी, इन सब में अगर हमारा वायरस डिटेक्ट हो जाता है या एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाती है, तो जैसे हेपेटाइटिस ए में क्या होगा, डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस ए वायरस अगर डिटेक्ट हुआ या फिर एंटी हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडी डिटेक्ट हुई, तो मतलब पेशेंट को क्या है, हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस बी में क्या है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन डिटेक्ट हुआ या हेपेटाइटिस बी वायरस डिटेक्ट हुआ। हेपेटाइटिस सी में क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस अगर डिटेक्ट हुआ। हेपेटाइटिस डी में भी क्या है, अगर हेपेटाइटिस डी वायरस डिटेक्ट हुआ तो मतलब हेपेटाइटिस डी हुआ है। हेपेटाइटिस ई में क्या होता है, इसमें भी हेपेटाइटिस ई वायरस या फिर एंटी हेपेटाइटिस ई वायरस एंटीबॉडी अगर डिटेक्ट हो जाती है तो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, हेपेटाइटिस। डायग्नोसिस में एज सच कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये चीज़ें हैं। अगर हम बात करें इनके ट्रीटमेंट की, तो देखो ट्रीटमेंट बेसिकली हेपेटाइटिस ए हो क्यों रहा है, अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से। हेपेटाइटिस ई क्यों हो रहा है, अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से। तो इन जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हैंड वॉश किया जाए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश किया जाए, हाइजीनिक कंडीशंस हो, सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर हो। ये सारी हमारी किस में आएंगी, ए और ई में। बेसिकली हाइजीन, हैंड वॉशिंग, कभी भी अगर आपको खाना बनाना है, खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, उसको अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद कंज्यूम करेंगे। हेपेटाइटिस ए में बेसिकली बच्चों का क्या है कि इधर उधर हाथ लगा के वही हाथ उन्होंने अपने मुंह में डाल दिया या कुछ भी ऑब्जेक्ट मुंह में डाल दिया, उसकी वजह से हो सकता है। तो मेक श्योर करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं आसपास साफ़ रहे, बच्चों के आसपास साफ़ रहे। अगर आपने कहीं हाथ लगाया तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, उसके बाद ही कुछ खाएं या फिर अपने चेहरे के आसपास टच करें। हेपेटाइटिस ई में भी बेसिकली क्या होगा, हाइजीन, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी है उसको अच्छे से वॉश करें। वॉश फ्रूट्स एंड वेजीज प्रॉपरली। ए और ई किस पे बेस्ड है, हाइजीन पे। अगर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी की, तो ये क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होते हैं, आईवी ड्रग अब्यूज से होते हैं, नीडल शेयरिंग, इन सब चीज़ों से होते हैं। तो बेसिकली इनमें हमें क्या देखना है कि नीडल स्टिक इंजरी ना हो, पीपीई किट प्रॉपर, अगर हॉस्पिटल में है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हैं आप कोई, तो प्रॉपर आपके पास पीपीई किट हो, ग्लव्स, आप डबल ग्लव्स पहने, मास्क पहने, गाउन पहने या फिर कोई डिस्पोजेबल एप्रन है वो आप पहने। इन सब चीज़ों से क्या होता है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे पेशेंट के बॉडी फ्लूइड से और आपको ये होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। बाकी अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात करें तो प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ डोनर, क्योंकि ये बेसिकली हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी होता है। तो अगर हम डोनर की प्रॉपरली स्क्रीनिंग अगर करेंगे तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं डोनर में तो हमारे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस बी के वायरसेस नहीं हैं, कोई वायरस नहीं है उसमें, ताकि हम जिसको भी वो ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको हम कहीं इन्फेक्शन तो नहीं दे रहे हैं, ये हम मेक श्योर कर सके। तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर पीपीई किट, अगर हेल्थ केयर वर्कर हैं तो डू नॉट रीयूज़ नीडल्स, सिरिंजेस। कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल में सप्लाई कम है तो वही सिरिंजेस, नीडल्स, ऑल्दो इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है, चाहे शॉर्टेज हो चाहे कुछ भी हो। यू आर नॉट सपोज टू गिव इन्फेक्शन टू द पेशेंट फ्रॉम वन एंड अदर। तो बेसिकली शॉर्टेज हो या कुछ भी हो, आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ को रीयूज़ नहीं करना, अपने लिए प्रॉपर पीपीई किट यूज़ करनी है। अगर आपको पता होगा जैसे सैम्पलिंग वगैरह करते हैं उसके बाद हम ऐसे रीकैप करते हैं, रीकैप कभी नहीं करना है ऐसे स्कूपिंग मेथड से कि हमने टेबल पे कहीं पे रख दिया कैप को नीडल के और फिर हमने ऐसे स्कूप मेथड से ऐसे इसको कवर कर लिया और फिर साइड से पकड़ के आपको इसे टाइटली बंद करना कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे रखिए, जाके इसको प्रॉपरली तुरंत डिस्पोज कर दीजिए, ठीक है। ये सबसे सही प्रैक्टिस है। इसमें भी हमें प्रॉपर पीपीई किट यूज़ कर सकते हैं।
हम अपने ऑलवेज जो आईवी ड्रग अब्यूज़र्स हैं उनको काउंसिल कीजिए कि नॉट टू डू दिस, इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड ट्रांसमिटेड है, तो बेसिकली इन तीनों में एक तरह का प्रिकॉशन आएगा। अगर हम बात करें आगे, जो ए और बी है इनकी स्पेशल वैक्सीन्स भी डेवलप हुई है, बाकी 3 की नहीं हुई है, ए डी ई सी डी ई की नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है क्योंकि इनमें म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है। जो वायरस है वो बहुत जल्दी अपना जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट कर लेते हैं, एक स्टेबल फॉर्म नहीं है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप की जा सके। ए और बी के लिए अभी हो गई है। तो अगर हम इनके बात करते हैं, अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो वो है वैक्सीन। जो हमारा हेपेटाइटिस ए और बी है उसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप हो गई है, बट सी, डी और ई इनके अगेंस्ट अभी वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इनके जो वायरस हैं, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इतना स्टेबल नहीं है, बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। तो अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी चेंज कर रही है तो किसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाई जाए, जिसके अगेंस्ट बनाएंगे वो म्यूटेट कर जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो सी, डी और ई है उसके अगेंस्ट अभी तक एंटीबॉडी दिस वैक्सीन नहीं बनी है, बट ए और बी का वैक्सीन है। ए की अगर हम बात करें दैट इज हैवरिक्स वैक्सीन, ये ब्रांड नेम है, और बी की बात करें तो एनगिरिक्स बी। ये हमारा वैक्सीन्स है फॉर हेपेटाइटिस ए, दिस इज फॉर हेपेटाइटिस बी। और अगर हम हेपेटाइटिस डी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी को रोक देंगे तो हेपेटाइटिस डी होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो हेपेटाइटिस डी है इसको चाहिए हेपेटाइटिस बी, है ना, इसका सरफेस एंटीजन चाहिए। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन चाहिए ताकि ये रेप्लिकेट कर सके। अगर हम इसी को रोक देंगे वैक्सीन से या फिर जिस भी मेथड से, पीपीई से, अपने आप को प्रोटेक्ट करके, या फिर जो भी ड्रग अब्यूजर्स हैं उनको काउंसिल करेंगे कि नॉट टू डू दिस, नॉट टू शेयर सिरिंजेस, नीडल्स और वट एवर, इवेंचुअली स्टॉप दिस अब्यूज ऑफ ड्रग्स। तो बेसिकली अगर हम हेपेटाइटिस बी को ही रोक देंगे तो सरफेस एंटीजन की बात ही नहीं है। सरफेस एंटीजन की बात ही नहीं है तो हेपेटाइटिस डी रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा, है ना। हेपेटाइटिस डी को क्या चाहिए? चाहिए हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन टू make a cell or a shield or an envelope and for replication, and also for replication. Hepatitis D needs hepatitis B surface antigen to make an envelope and also for replication. अगर ये होगा ही नहीं तो आगे क्या है, कॉन्टैमिनेशन ही नहीं होगा। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी को रोक दो, डी अपने आप रुक जाएगा। हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करेंगे, ए और ई अपने आप रुक जाएंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डोनर की स्क्रीनिंग अच्छे से करेंगे तो हेपेटाइटिस सी जो है उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी में बेसिकली अगर हम सेम ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर है तो डोनर की अच्छे से स्क्रीनिंग, अगर हेल्थ केयर वर्कर है तो पीपीई, एंड बाकी से नो टू ड्रग्स ऑब्वियसली। So this was all about hepatitis. Thank you so much for attending this session. If you have any doubt, you can drop it in the comment box. Thank you.